सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स, आप सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं और न्यूट्रोफिल्स में ये इसका न्यूक्लियस है। देन इसके सेल के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट है ये ग्रेन्युलोसाइट है और ग्रेन्यूल्स हैं और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल है। इसके बारे में हमें जानना है, आप पहले ही जान चुके हैं कि ये एक ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्यूल कंटेनिंग सेल है। अब आप कुछ पॉइंट ध्यान से सुनो। न्यूट्रोफिल्स ही मोस्ट इफेक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स हैं और हम इनके बारे में कहते हैं प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी में हम लोग कहते हैं इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसी तरीके से जब हम सेल्स पर आते हैं, अपनी इम्यून सेल्स पर आते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स ही वो सेल्स हैं जो सबसे पहले इंफेक्शन होने वाली साइट पर पहुंचती हैं। जहां पर भी हमारी बॉडी में इंफेक्शन हुआ है, उस इंफेक्शन वाली साइट पर सबसे पहले पहुंचने वाली सेल्स न्यूट्रोफिल्स हैं। शायद आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, और यदि समझ रहे हैं तो जरूर यस लिख करके मुझे बताएं, और मैं तब तक दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। न्यूट्रोफिल्स ही वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में होने वाली इंफेक्शन, जहां पर भी इंफेक्शन हुआ है, हमारी बॉडी के किसी भी साइट पर क्यों ना हुआ हो, वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाली सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स। ये वहां पहुंचती हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सभी लोगों ने यस बोला हुआ है, सभी लोगों ने यस बोला हुआ है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। मोस्ट इफेक्टिव phagocytic cells provide first line of defense फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें प्रोवाइड करती हैं। और जब हम लोग लिखते हैं कि प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंफेक्शियस साइट पर, जहां पर इंफेक्शन हुआ है, सबसे पहले यही सेल्स पहुंचती हैं माइग्रेट करके, बिकॉज दे फर्स्ट अराइव एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। ये सबसे पहले वहां पहुंचती हैं जहां पर इंफेक्शन हुआ है। सभी लोग यहां पर उदाहरण से समझिए। जैसे मेरे हाथ में यहां पर इंफेक्शन हो गया, मेरे हाथ में इस साइड पर क्या हुआ है? इंफेक्शन हुआ है। तो यहां पर इंफेक्शन पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, किसी टिश्यू में भी हो सकता है, और ये सेल्स हमारे बॉडी फ्लूइड्स में सर्कुलेट कर रही हैं। तो जैसे ही इंफेक्शन होता है, तो इंफेक्शन जहां पर भी होगा वहां एक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू होता है। तो जैसे ही इंफेक्शन का सिग्नल आएगा, तो ये सेल्स हमारी माइग्रेट करके बॉडी फ्लूइड से सबसे पहले उस जगह पहुंचने लगेंगी जहां पर इंफेक्शन हुआ है। जैसे हम लोग सामाजिक तौर से देखें तो जहां कहीं भी कुछ गलत हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा हो गया है, तो पुलिस वहां पहुंचने लगती है। ठीक है, सबसे पहले जो लोकल पुलिस होती है वो पहुंचती है, और यदि वो नहीं संभाला जा सकता है, उनसे नहीं जो है संभाला जा रहा है, तो फिर अदर जो हमारी
रिजर्व फोर्सेस हैं वो पहुंचने लगती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी पहुंचने लगती हैं। उसी तरीके से आप ध्यान दें, जब हम पढ़ते हैं अपनी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को, जब भी कोई पैथोजन हमारी किसी बॉडी साइट पर आता है तो वहां पर सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचती हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी वजह से इनको, अब इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि आप क्वेश्चन आप भी कर सकते सर ये पहले ही इन्हीं को क्यों भेजा गया। तो जब हम कह रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स हैं, तो ये सेल्स सबसे पहले वहां पहुंचेंगी और ज्यादा से ज्यादा पैरासाइट्स को इनगल्फ कर लेंगी, उनको खा लेंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिससे जो वहां पर पैथोजन लोड है उसे कम किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैथोजन को किल किया जा सके, खत्म किया जा सके। इस वजह से ये वहां पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साथ में मैं अगला पॉइंट भी लिख रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है, ये सेल्स न्यूट्रोफिल्स की मैं बात कर रहा हूं। न्यूट्रोफिल्स आर अब्सेंट इन बॉडी टिश्यूज। न्यूट्रोफिल्स हमारे टिश्यूज में अब्सेंट होती हैं, वहां पर ये रहती नहीं है, ये हमारे सर्कुलेशन में ट्रेवल करती रहती है, लेकिन ये टिश्यूज में हमारे जाकर के रहने नहीं लगती है कि टिश्यूज में जाकर के रहने लगी और वहां इंतजार करेंगे कोई पैथोजन आए। इस चीज को ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल्स हमारे हेल्दी टिश्यूज में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल्स आर एब्सेंट इन दी हेल्दी टिश्यूज। यहां पर जो मैं टिश्यूज की बात कर रहा हूं उसका मतलब यह है कि ये हमारे सर्कुलेशन में ट्रेवल करती रहती हैं, हमारे ब्लड के साथ साथ ये ट्रेवल करती रहती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब इंफेक्शन होगा तो इंफेक्शन वाली साइट पर ये पहुंचेंगी, नॉर्मली हेल्दी टिश्यूज में ये प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्या आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? यस और नो में आप लोग जल्दी से मुझे बताएं, क्या समझ पा रहे हैं? सोनाली, वेद, वर्षा, उपासना, लता, पूनम, अरुण, ठीक है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एब्सेंट इन नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज। कौन सी सेल्स हैं जो हमारे नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज में एब्सेंट होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रोफिल्स। जब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये वो सेल हैं जो सबसे पहले इंफेक्शन वाली साइट पर पहुंचती हैं, जरा आप विचार करो, आप सोचिए इस पर। अब आप कहेंगे मैं तो कभी सोचता हूं नहीं, मैं तो चिंता करता नहीं हूं। तो सोचने का मतलब है कि यदि ये हमारे बॉडी टिश्यूज में ऑलरेडी प्रेजेंट होती तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि ये वहां पर पहुंची? जहां पर वो प्रेजेंट होती तो कहते हैं वही की लोकल टिश्यू सेल्स ने क्या किया, उन्हें इनकाउंटर कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है, ये बॉडी साइट पर पहुंचती है जब इंफेक्शन वहां हो जाता है। नॉर्मली हमारे ब्लड में, हमारी ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करती रहती हैं ब्लड के साथ। ठीक है, ये मोस्ट इफेक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स हैं। यदि नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज में जाएंगे तब भी वो नुकसान ही पहुंचाएंगे वहां जाकर के, इस वजह से नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज में ये प्रेजेंट नहीं होती हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि इनमें जो ग्रेन्यूल्स हैं, थोड़ा इनकी बात करते हैं। तो इस पॉइंट पर सभी लोग ध्यान दें, न्यूट्रोफिल्स के ग्रेन्यूल्स में वहां पर इस सेल का फंक्शन है पैरासाइट को या जो भी पैथोजेंस है उनको इनगल्फ कर लेना, फैगोसाइटोसिस कर लेना और उसे किल करना। इनके पास जो ग्रेन्यूल्स हैं उसमें कोई उसने पैथोजन के स्वागत के लिए मिठाई वगैरह नहीं रखा हुआ है। यहां पर ये लिटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। यहां पर इनके ग्रेन्यूल्स में लिटिक एंजाइम्स हैं जो पैथोजेंस के मेम्ब्रेन्स, उनके स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो granules of neutrophils contain lytic enzyme that digest parasite, जो पैरासाइट को डाइजेस्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, मैं उस पॉइंट को यहां पर लिख रहा हूं, granules of neutrophils
catalytic enzymes that digest microbes, या मैं यहां पर एक टर्म लिख सकता हूं इंजेस्टेड माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स इसने खा लिए हैं, फेगोसाइटोसिस कर ली है, उन फेगोसाइटोज माइक्रोब्स को जब सेल के अंदर लाया गया तो इन्हीं ग्रेन्यूल्स को फ्यूज कराया गया उस फेगोसोम के साथ, और वहां पर इन्होंने क्या किया, इनके एंजाइम्स ने उनको डाइजेस्ट कर दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट हैं, आप लोग यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे। न्यूट्रोफिल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर, अब क्वेश्चन ये उठता है रिसेप्टर किसके लिए है, तो इसका जो ये रिसेप्टर है वो एंटीबॉडी जी के लिए, एंटीबॉडी जी के लिए। सभी लोग ध्यान दो, यहां पर न्यूट्रोफिल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं एंटीबॉडी के लिए, और ये रिसेप्टर्स स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन जी के लिए होते हैं, एंटीबॉडी जी के लिए। तो मैं इस तरीके से यहां पर एंटीबॉडी का जो एक नॉर्मल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम लोग हर जगह बनाते हैं उसको बना दिया। ये है आईजीजी, आईजीजी, इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये उठता है कि इस रिसेप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, और इम्यूनोग्लोबुलिन जी का एफसी पोर्शन आगे आपको पढ़ाएंगे, एंटीबॉडीज में कौन सा पोर्शन क्या होता है। एंटीबॉडी का ये जो पोर्शन है उसे एफसी पोर्शन कहते हैं, और ये जो दो आर्म है इनको हम एंटीजन बाइंडिंग आर्म कहते हैं। तो ये रीजन इसका एफसी रीजन है, ये एफसी रीजन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है। क्वेश्चन उठता है इसका क्या फायदा है, चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इफेक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, सबसे पहले अराइव होती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं इन्फेक्शन वाली साइट पर। आपको ये ध्यान रखना है। हमारे हेल्दी टिश्यूज में ये एब्सेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके पास जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें लैक्टिक एंजाइम्स हैं जो इंजेस्टेड माइक्रोब को डाइजेस्ट करते हैं। इनके सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स हैं जो एंटीबॉडी जी के एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि वो कब बाइंड होंगे, हम लोग उसको डिस्कस करने चल रहे हैं। सभी लोगों को थोड़ा यहां ध्यान देना है। जैसे ये कोई एक पैरासाइट है, ये एक पैरासाइट है, इस पैरासाइट के साथ एंटीबॉडीज बाइंड हैं, इसके साथ एंटीबॉडीज इस तरीके से बाइंड हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर एक एंटीजन है या एक बैक्टीरिया है जिसके साथ एंटीबॉडीज लिंक हैं, और ये आईजीजी का एफसी पोर्शन है, आईजीजी का ये एफसी पोर्शन है। ये अभी एफसी पोर्शन क्या है, फ्री है। हमारी न्यूट्रोफिल्स इस एफसी पोर्शन के साथ इजीली बाइंड हो सकती हैं। हमारी न्यूट्रोफिल्स आएंगी और इसके साथ क्या करेंगी, ये हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स के सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ये रिसेप्टर एफसी रिसेप्टर था, इसके साथ हमारी न्यूट्रोफिल्स आकर के बाइंड हो गई। ये इसके ग्रेन्यूल्स हैं, आपको ध्यान रखना, ये इसका न्यूक्लियस है। ये बाइंड हो गए। जैसे ही बाइंड होती हैं, बाइंड होने के बाद न्यूट्रोफिल्स इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की फेगोसाइटोसिस कर लेंगी। आपको ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा जो एंटीबॉडी के साथ जो ये एंटीजन है, एंटीजन है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स की इंडोसाइटोसिस कर ली जाएगी। सेल इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को इंजेस्ट कर लेगी, खा लेगी, और इस तरीके से हमारे बॉडी टिश्यूज में प्रेजेंट एंटीजन्स को ये कह सकते हैं एक तरह से जो पैथोजेंस प्रेजेंट है हमारे सर्कुलेशन में है उनको खत्म कर देंगी। एक तरह का ये सफाई करने वाला फंक्शन हुआ कि जो
पार्टिकल्स जो एंटीजेंस या पैथोजेंस हमारे सर्कुलेशन में है, जिनके साथ एंटीबॉडीज बाइंड है, उनको इजिली इसको क्या करेगी, इनको इनगल्फ कर लेगी। तो आप इस पॉइंट को सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड फंक्शन हम लोग कह सकते हैं। और जब कभी एंटीबॉडी मीडिएटेड या कोई भी हमारा प्रोडक्ट, हमारी कोई भी प्रोटीन जो फेगोसाइटोसिस को आसान बनाती हो, ठीक है, उस प्रोटीन को ऑप्सोनिन कहते हैं। इसे ऑप्सोनाइजेशन भी आप कह सकते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे। क्या आप सभी लोग यहां समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। तो ये एंटीबॉडी जी डिपेंडेंट फंक्शन है। तो आप इसको इस तरह समझें, जब हमारी बॉडी में एंटीजेंस आते हैं, जब पैथोजेंस आते हैं, तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट में बनाती है एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज एंटीजेंस के साथ जाकर के बाइंड कर जाती है। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, एंटीबॉडीज आर एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, एंटीजन को किल करने वाली प्रोटीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी किसी पैथोजन के साथ बाइंड हो गई तो एंटीबॉडी उसे खा जाएगी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर ओनली प्रोटीन्स। और कैसी प्रोटीन्स है? एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडीज का काम है एंटीजन के साथ बाइंड करना। जब वो बाइंड हो जाती है तो उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में जो एंटीजन है, जो पैथोजन है, उसे एलिमिनेट करना है। उसके एलिमिनेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। उसका एक तरीका यह भी है कि जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो हमारी सेल्स ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना दी और वो एंटीबॉडीज जाकर के एंटीजन के साथ बाइंड हो गई। और जब एंटीजन के साथ बाइंड हो गई तो हमारी न्यूट्रोफिल जैसी सेल्स जाकर के एंटीबॉडी के एफसी रीजन से बाइंड हो गई। और जब एफसी रीजन से बाइंड हो गई तो एफसी रीजन बाइंड है सेल के साथ, और एंटीबॉडी का जो एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन है वो एंटीजन के साथ पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ कर लिया, खा लिया। और इस तरह से हमारे सर्कुलेशन से रिमूव किए गए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को, एंटीजन को अंदर ला करके लिटिक एंजाइम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। अब यहां पर सभी लोग एक पॉइंट ध्यान से देखो और उसको समझने की कोशिश करना है कि क्या रिजल्ट होंगे, और उसको मैं आगे और भी हाइपर सेंसिटिविटी में रिलेट करूंगा। अब यहां पर सभी लोगों को ध्यान देना है, एक पैथोजन है जो काफी बड़ा है। आप समझ सकते हैं, ये एक एंटीजन है और एंटीजन का साइज काफी बड़ा है। ये एक लार्ज एंटीजन है, लार्ज एंटीजन है, और इसके साथ एंटीबॉडीज लिंक हैं। लार्ज एंटीजन है और इसके साथ एंटीबॉडीज लिंक है। ये मैं दूसरा केस बता रहा हूं। और हमारी न्यूट्रोफिल्स आकर के एंटीबॉडी की एफसी रीजन के साथ बाइंड हो जाती हैं, लेकिन जो एंटीजन है उसका साइज बहुत बड़ा है, लार्ज एंटीजन है। मैं यहां पर लिख सकता हूं इस तरह से, टू लार्ज एंटीजन, काफी बड़ा एंटीजन है। अब यहां पर आप लोग समझेंगे क्या रिजल्ट होगा ऐसी सिचुएशन में। जब एंटीजन काफी बड़ा है तो सेल उसे इनगल्फ नहीं कर पाती है। जब इनगल्फ नहीं कर पाएंगी तो सेल्स क्या करेंगी, हमारी न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? ऐसी सिचुएशन में न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये सेल अपने ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस कराना शुरू कर देती है, और जो ग्रेन्यूल्स में लिटिक एंजाइम्स है उनको बाहर रिलीज करना शुरू कर देती है। आप ऐसे एज्यूम करें कि यहां पर जो लिटिक एंजाइम्स हैं, जो सेल के अंदर लिटिक एंजाइम सेल ने ग्रेन्यूल्स में स्टोर किए हैं, उन लिटिक एंजाइम्स को ये बाहर रिलीज करना शुरू कर देगी, और इस तरीके से लिटिक एंजाइम्स बाहर रिलीज होने लगेंगे। आप समझ पा रहे हैं? और ये लिटिक एंजाइम्स इस पैथोजन पर आकर के एक्ट करेंगे,
उसे किल करेंगे। आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि ये एक किलिंग मैकेनिज्म है न्यूट्रोफिल का, कि इसे कैसे किल करना है, पैथोजन को कैसे किल करना है। तो एक क्वेश्चन ये भी तो उठ सकता है, पैथोजन काफी बड़ा हुआ तो ये फिर कैसे किल करेंगे। ये लिटिक एंजाइम्स हैं, और इस तरह से इसने अपने लिटिक एंजाइम्स को एंटीजन के ऊपर रिलीज करना शुरू कर दिया, और जब एंटीजन के ऊपर ये रिलीज करना शुरू करेगा तो ये लिटिक एंजाइम उस एंटीजन को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जब ये लिटिक एंजाइम्स बाहर रिलीज होंगे तो हमारे सेल के जब बाहर आएंगे तो उसके आसपास भी तो सेल्स हैं। जब उसके आसपास सेल हैं, ये तो लिटिक एंजाइम है, तो चाहे पैथोजन हो और चाहे वो हमारे नॉर्मल टिश्यूज ही क्यों ना हो, ये हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये टिश्यू डैमेज करेंगे। शायद आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि यदि इसने अपने लिटिक एंजाइम्स को रिलीज करना शुरू किया तो टिश्यू डैमेज भी होगा। और जब टिश्यू डैमेज होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जब टिश्यू डैमेज होता है उसी टिश्यू डैमेज के रिस्पांस में डेवलप होती है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो यहां पर डेवलपमेंट हो जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी का। इस पॉइंट को आप सभी लोग समझ रहे होंगे, और यहां पर मैं क्लियर कर दूं, यहां पर जो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होगी वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जब न्यूट्रोफिल्स एंटीजन को इनगल्फ नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ऐसी कंडीशन में वो अपने लिटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन शुरू कर देंगी उस एंटीजन पर, और ये लिटिक एंजाइम जब सेल के बाहर आएंगे तो एंटीजन को डाइजेस्ट करेंगे नो डाउट, लेकिन साथ में वो सराउंडिंग टिश्यूज को भी डैमेज पहुंचाएंगे, उनको भी डाइजेस्ट करेंगे, और इस तरह से टिश्यू डैमेज होगा। जब हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, हमारी इम्यून सेल्स हमारे ही टिश्यूज को डैमेज करती हैं, तो उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाइपर सेंसिटिविटी कहें या ऑटो इम्यूनिटी कहें, इसने तो अपने ही टिश्यूज को डाइजेस्ट किया है, तो ऑटो इम्यूनिटी भी कहा जाए। क्या आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? टिश्यू डैमेज को हम ऑटो इम्यूनिटी क्यों ना कहें? अब ये मत कहिएगा कि सर आप ही क्वेश्चन कर लेते हैं और आप ही इधर उधर की बताने लगते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑटो इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी में डिफरेंस है। ऑटो इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन ही सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में, इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। इसमें केवल थोड़ा सा वेरिएशन कर दें इसी डिफिनेशन में, इनएप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट नॉन सेल्फ एंटीजन इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एंटीजन के अगेंस्ट में है, लेकिन हाइपर एक्टिव है। जरा देखिए, रिस्पॉन्स डेवलप एंटीजन के अगेंस्ट में हुआ, तो हमारी सेल्स का उद्देश्य था एंटीजन को किल करना, लेकिन उसी उद्देश्य के साथ साथ हमारे टिश्यू डैमेज भी होने लगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है उसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी ऑटो इम्यूनिटी में क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन बताऊंगा और मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। क्या आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? एक बार मुझे यस और नो में बताइए, क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? वेद, वर्षा, लता, उपासना, सौरभ, अरुण, रंजना, सोनाली, सभी लोगों ने यस बोला हुआ है और लोग टाइपिंग कर रहे हैं। चलिए, सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं कि
न्यूट्रोफिल्स अपने टारगेट को कैसे किल करेंगी। आप लोगों ने वो चाइनीज ड्रैगन वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, सभी लोग ध्यान दें। आप लोगों ने कुछ क्या कहते हैं, बहुत सारे जो टीवी पर बहुत सारे धारावाहिक आते हैं, उसमें चाइनीज ड्रैगन का एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, वो आग निकालता अपने मुंह से। तो आप ये समझिए ड्रैगन है, उसने खा लिया और जब नहीं खा पाया तो मुंह से आग निकाल दी। वही काम हमारी न्यूट्रोफिल्स का है, जिसको खा सकते हैं उसको खा लिया, और जिसको नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि वो बड़े एंटीजन है तो उन पर अपने लेटिक एंजाइम सिक्रीट कर दिए। अब दूसरा केस सभी लोग यहां पर ध्यान दें, दूसरा केस सभी लोगों को ध्यान देना है। और एक सिचुएशन क्या हो सकती है उस पर आ जाइए। यदि ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारे किसी भी टिश्यू में हमारे बॉडी सरफेस के साथ यदि अटैच हो जाए, तो यहां पर थोड़ा सा आप दूसरा केस उदाहरण लेके चलें। ये हमारा बॉडी सरफेस है, मैं ये दूसरा केस रख रहा हूं, ये हमारा बॉडी सरफेस है, ठीक है, टिश्यू सरफेस है, आप ये समझ लें टिश्यू सरफेस है किसी भी टिश्यू में, ये एक सरफेस है, मान लेते हैं हमारी ब्लड वेसल ही है, ठीक है। और यहां पर आकर के एंटीजन अटैच कर गया और थोड़ा मजबूती से ये अटैचमेंट हो गया, एंटीजन बड़ा नहीं था। अब दूसरा केस यहां पर जरा समझिए, अभी मैंने कहा कि एंटीजन जब बड़ा होगा, उसका साइज लार्ज होगा तो इनगल्फ नहीं कर पाएंगी। एक केस और भी हो सकता है, उसमें हमारी न्यूट्रोफिल्स एंटीजन को इनगल्फ ना कर पाए जब वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में है। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उनके डिपॉजिट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, जो हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जिनका ल्यूमेन बहुत नैरो है। उन ल्यूमेन में जब ज्यादा अमाउंट में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं तो हमारी ब्लड वेसल की वॉल के साथ वो चिपक जाते हैं। ऐसी कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ या हमारे टिश्यू स्पेसेस में किसी वॉल या किसी सेल के सरफेस के साथ अटैच्ड हैं, तब भी सेम सिचुएशन होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे ये टिश्यू सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगी और इनका अटैचमेंट थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में भी हमारी इम्यून सेल्स इसे इनगल्फ नहीं कर पाएंगी, और जब इनगल्फ नहीं कर पाएंगी तो फिर क्या होगा, सेम केस। ऐसी सिचुएशन में भी हमारी न्यूट्रोफिल्स इन पर एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देंगी, जिससे हमारे टिश्यू डैमेज होंगे। हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं तो वो क्यों डेवलप हुई है, तो आपको ध्यान रखना है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जब टिश्यू डैमेज होते हैं उसी को हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। समय आने पर इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या आप लोग न्यूट्रोफिल के इस फंक्शन को समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग न्यूट्रोफिल के इस फंक्शन को समझ पा रहे हैं? ठीक है, सभी लोग यस बोल रहे हैं। यहां पर एक पॉइंट आप सभी लोग और समझ लें, जब मैं फेगोसाइटिक सेल्स को पढ़ा लूंगा तो अभी मैंने बाहर किस तरीके से लेटिक एंजाइम सिक्रीट किए गए और पैथोजन को किल किया जाएगा उसके बारे में बताया। जब मैं आपको जितने भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ा लूंगा तो फिर मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा कि जब कोई पैथोजन इनगल्फ करके इंजेस्ट होकर के सेल के अंदर आता है तो हमारी फेगोसाइटिक सेल्स सेल के अंदर पैथोजन को कैसे किल करती है, किलिंग मैकेनिज्म क्या है, वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी मैं यहां पर आपको केवल न्यूट्रोफिल्स का क्या रिलेटेड फंक्शन उसके बारे में बता रहा हूं, और जब वो इनगल्फ कर लेती पैथोजन को तो इनगल्फ करने के बाद वो पैथोजन सेल में गया कहां? क्या वो पैथोजन चला गया न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर वो ईआर में चला गया, गोल्जी में चला गया, वो कौन से कंपार्टमेंट में गया?
और उसको वो कैसे किल करती हैं, उसका किलिंग मैकेनिज्म क्या है। कोई भी सेल जब कोई भी फेगोसाइटिक सेल जब पैथोजन को इनगल्फ कर लेती है तो सेल के अंदर ला करके उसका वो क्या स्वागत करती है। क्या पहले उसका स्वागत किया जाएगा, माला पहनाया जाएगा कि आइए महाराज कहां थे आप? तो ऐसा नहीं होगा, उसको वहां पर ले जा करके किल करना है। तो किलिंग मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे जब सभी फेगोसाइटिक सेल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये हैं न्यूट्रोफिल्स। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ इस्नोफिल्स के बारे में कि इस्नोफिल्स के रोल क्या हैं और वो किस तरह के डिफेंस में या किस तरह के जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट में हमें एक बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो मैं इसको एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, पीछे आप लोग ध्यान दे देंगे कि ये सेल न्यूट्रोफिल के बारे में आप क्या जानते हैं। मोस्ट इफेक्टिव फेगोसाइटिक सेल से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती हैं क्योंकि सबसे पहले ये इन्फेक्शियस साइट पर पहुंचती हैं और नॉर्मली हेल्दी टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं होती हैं। इनके ग्रेन्यूल्स में लिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इनके सेल सरफेस पर इम्यूनोग्लोबुलिन जी के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हमारे सर्कुलेशन में बन गए हैं उनको क्लियर करने में, उनको हमारी बॉडी से हटाने में। तो आपको यह ध्यान रखना है। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बड़े हैं तो फिर उनको इंगल्फ नहीं कर पाएंगे, दूसरा एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं।